friends, my name is Prajakta Hadge and welcome to my YouTube channel Biology Rocks. Now today we are going to discuss on chromosomal basis of inheritance. Now in this topic we are discuss on chromosome, then number of chromosome, structure of chromosome, type of chromosome and function of chromosome. Now first of all, what is chromosome? Chromosome is made up from the two words, that is chroma means color and soma means body. So it is the filamentous body present inside the nucleus. Chromosome, it is the filamentous body and which is present inside the nucleus, and this is visible only just during the cell division. ये cell division के दौरान cell में दिखाई देता है. Then chromosome जो है, it is play an important role in heredity, variation, mutation and also evolution of species. And the most important thing is what? Chromosome contain the genetic material, that is DNA. ठीक. सो अब देखते हैं कि सेल में ये कैसे रहता है. तो ये है सेल का स्ट्रक्चर. ये सेल के अंदर जो है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्रोमोसोम में प्रेजेंट है ये डीएनए, और डीएनए पे ये जो स्मॉल रेड कलर के जो सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, दैट इज जीन. सो इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम एंड विच कैरीज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज DNA, and inside the DNA, that is the gene is present. So it is the actual location of the gene. नाउ हिस्ट्री क्या है इसके बारे में कि क्रोमोसोम कैसे हुआ, डीएनए कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है देखते हैं. इसके पहले के वीडियो में अपन ने देखा है कि व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ डीएनए एंड फंक्शन ऑफ डीएनए. नाउ तो फर्स्ट टाइम इन 1866 में मेंडल ने सबसे पहले मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की अलॉन्ग विद देयर क्रॉसेस, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस. बट ये जो क्रॉसेस थे और ये जो लॉस थे, इट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला. इसको मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला में पोस्टुलेट किया था. बट उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे या उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे, दे वेर अननोटिस फॉर दिस कंडीशन कि दे आर नॉट कैरी विथ दिस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस फॉर्मूला. दे इसके बाद मेंडल ने जो लॉस प्रपोज किए थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैरेक्टर कैन नॉट बी ब्लेंड और कैरेक्टर कैन नॉट बी मिक्सिंग विथ ईच अदर, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दैट टाइम ऑफ बायोलॉजिस्ट. उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि कैरेक्टर मिक्स नहीं हो सकते. एंड मेंडल वॉज फेल टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द जीन. मेंडल ने उस टाइम की जीन की जो एग्जैक्ट लोकेशन रहती है सेल में, वो फाइंड आउट या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. उसके बाद यूजो डी वेरीज, देन कोरेंस एंड वॉन टेस्मार्क के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने रीडिस्कवर किया ऑन मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे उन्होंने रीडिस्कवर करने के बाद उनको सबसे पहले जो स्टडी किया, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी इसका स्टडी किया. और माइक्रोस्कोपी का स्टडी करने का ये एडवांटेज मिला कि दे सीन द ऑल स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन. वो सेल डिवीजन की हर स्टेजेस को देख सके, और सेल डिवीजन के स्टेजेस को देखने के कारण उनको क्रोमोसोम का एक्चुअल लोकेशन मिला और क्रोमोसोम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो सब स्टडी कर पाए. उसके बेसिस पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुआ. देन क्रोमोसोम मेटाफेज में कैसा है, एनाफेज में कैसा है, ये सारी चीजें ये एक्सप्लेन कर पाए. उसके बाद वॉल्टर सुदर्न एंड थियोडर बोवरी नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने मेंडल क्रोमोसोम ऑफ फैक्टर एंड बिहेवियर और क्रोमोसोम पे फिर से स्टडी किया एंड दे प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने प्रपोज की. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो प्रपोज की, तो उनका एक मानना या उस तरीके का एक पोस्टुलेट जो है, तो उस तरीके पोस्टुलेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है, सो क्रोमोसोम कैरीज द जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है इन ऑल सोमैटिक सेल एंड द डिप्लॉइड सेल. तो ये सोमैटिक सेल एंड डिप्लॉइड सेल क्या है वो देखते हैं सबसे पहले. So what is somatic cell और डिप्लॉइड सेल? इसका फर्स्ट पोस्टुलेट जो है, सो क्रोमोसोम कैरी द जेनेटिक मटेरियल एंड और हेरिडिटरी कैरेक्टर इन सोमैटिक सेल एंड द डिप्लॉइड सेल. सोमैटिक सेल मीन्स द एनी सेल अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितनी भी सेल रहती है उसको सोमैटिक सेल कहा जाता है. एंड दिस सेल इज एबल टू
प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी या स्ट्रक्चर बना सकती है, जैसे कि नर्व सेल है या फिर ब्लड सेल्स है, देन स्किन सेल्स है. सो ऑल दिस काइंड ऑफ द सेल आर कॉल्ड एज द सोमैटिक सेल. तो फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ कि क्रोमोसोम कैरी द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन सेकेंड पोस्टुलेट है कि ड्यूरिंग क्रोमोसोमल फॉर्मेशन और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन homologous chromosome pair and segregate separately, and among this chromosome only one chromosome can carry the genetic material, means only one each gamete contain the one chromosome of a pair. Each gamete contain the one chromosome of pair. मतलब homologous chromosome यानी जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर रहते हैं, इनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर सेम रहेगा, फंक्शन सेम रहेगा, सेम लोकेशन पे क्रोमोसोम नंबर के सेम लोकाई पे प्रेजेंट रहेंगे, सो इट इज कॉल्ड एज द होमोलोगस क्रोमोसोम. लेकिन जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा या सेग्रीगेशन होगा, उन दोनों में से कोई एक जो रहेगा, ओनली ईच कंटेंट ऑफ दिस क्रोमोसोम वन कंटेन द गमीट, वो गमीट कैरी करेगा एंड देन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. नाउ नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पोस्टुलेट, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम विच कैरी द ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर. न्यूक्लियस जो है होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर जैसे क्रोमोसोम है या डीएनए है या जीन है, वो कैरी करेंगे एंड इट इज फर्दर टू द नेक्स्ट जनरेशन. लाइकवाइज फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन. देन द गमीट दैट इज स्पर्म और एग सेल. ठीक, सो गमीट दैट इज स्पर्म और एग सेल कैरी द हेरिडिटरी कैरेक्टर. ये हेरिडिटरी कैरेक्टर कैरी करेंगे एंड विच आर द लिंक बिटवीन द पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग, जो कि लिंक रहेगा उनके पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में. तो और नेक्स्ट जो इसका पोस्टुलेट है, दैट इज द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल, मींस इट इज द फ्यूजन ऑफ गमीट. इट कंटेन द हैप्लॉइड, स्पर्म इज हैप्लॉइड एंड एग सेल इज हैप्लॉइड. सो during the fertilization, the union of the gamete, फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ये दोनों गमीट का जब ये होगा मेल गमीट और ये रहेगा, ये फर्दर डेवलपमेंट होगा मेल गमीट में, फीमेल गमीट में, तो इनका जब फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन होने के बाद दैट यूनियन ऑफ दैट स्पर्म एंड एग रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडीशन. मतलब इनका जब फ्यूजन होगा, स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होने के बाद बनेगा यहाँ पे जाइगोट. सो N that is 2N. तो ये जो डिप्लॉइड सेल रहेंगी, that is the first cell of the new living organism, that is zygote. Zygote is the first cell of the new living organism which is diploid in condition and which is ये diploid है, that's why there is the cell division is possible. Every diploid cell undergoes the cell division. हर यानी जो डिप्लॉइड सेल रहती है वही सेल डिवीजन कर सकती है, हैप्लॉइड सेल का फर्दर सेल डिवीजन नहीं हो सकता एट मियोसिस पे. ह्यूमन के कंडीशन में, अदर मैमल के कंडीशन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, रिडक्शन सेल डिवीजन होता है, तो वहां पे डिप्लॉइड सेल ही रहती है. सो स्पर्म एंड एग during fertilization, sperm and egg fusion, and then there is the diploid zygote is formed, means it carries the genetic material and diploid number of chromosome इसमें present रहेंगे. तो ये हो गया अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की. सोमैटिक सेल एंड डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, तब ईच क्रोमोसोम कंटेन द वन गमीट. देन there is the nucleus carry the all genetic material, then sperm and egg carries the gamete and which are the link between the parent and then offspring, and last one is the during fertilization the fusion of sperm and egg or fusion of gamete restore the diploid chromosome. Now move towards the what is actual chromosome. Actual chromosome क्या है, इसका structure क्या है, उसके बारे में अब देखते हैं. ये कवर हो गया अपना. Now move towards the chromosome. तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम आर द फिलामेंटस बॉडी एंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ये फिलामेंटस मीन्स थ्रेड लाइक बॉडी है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ठीक, एंड इट इज कैरीज द जेनेटिक मटेरियल. लेकिन फर्स्ट टाइम जो टर्म क्रोमोसोम जो है was proposed by
W इन 1888 में डब्ल्यू वॉल्डेयर ने सबसे पहले ये जो टर्म है क्रोमोसोम वो पोस्टुलेट प्रपोज की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है, साइज ऑफ क्रोमोसोम इज वेरीज फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज। साइज वेरीज करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम का नंबर रहता है नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम 46। माइस की बात करते हैं तो उसमें रहता है 40। तो देखो नंबर अगर वेरी है तो उसका साइज भी वेरी रहेगा। सो ईच एंड एवरी स्पीसीज द साइज ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी। मेटाफेज क्रोमोसोम का अगर यानी ईच मेटाफेज क्रोमोसोम का अगर एक साइज देखते हैं तो मेटाफेज क्रोमोसोम दैट इज 0.2 to 33 म्यूएम इन लेंथ। इसकी जो लेंथ रहेंगी दैट इज 33 म्यूएम एंड 0.2 to 2 म्यूएम इन थिकनेस। इसकी थिकनेस रहेंगी, ठीक। सो मेटाफेज क्रोमोसोम जो रहेगा दैट इज 0.2 to 30 म्यूएम इन लेंथ एंड 0.2 to 2 म्यूएम इन थिकनेस। देन केमिकली जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम रहता है इट इज मेड अप फ्रॉम दैट इज डीएनए, देन हिस्टोन एंड एनएससी। तो ये जो 3 कंपोनेंट है क्रोमोसोम के। डीएनए पता है अपने को, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके पहले के इसमें पूरा डीएनए के बारे में डिटेल पढ़ चुके। नाउ हिस्टोन इज व्हाट? इट इज द हिस्टोन प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर ऑर्गेनेली फॉर्मेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनेली बनाता है, देन डीएनए पैकेजिंग के टाइम पे काम आता है। देन अनदर प्रोटीन दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसके बारे में नेक्स्ट ये इसी टॉपिक में नेक्स्ट भी देखना है, अभी भी बता देती हूँ। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इट इज द एक्स्ट्रा प्रोटीन और इट इज द एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन which helps during the cell packaging of the nucleosome। न्यूक्लियोसोम के यानी डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए का पैकेजिंग करने में हिस्टोन के साथ जो काम करता है दैट इज एनएससी प्रोटीन। सो इट इज द एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। इट इज ऑफ 2 काइंड दैट इज यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन है। देन अब देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहती है उसकी आइडेंटिटी। जैसे ह्यूमन ब्रेन का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर दैट इज 46 मींस इट इज द नॉर्मल केस। आइदर इट मे बी अ 45 और 47 इट लीड टू द जेनेटिकल डिसऑर्डर। अगर माइस की बात करते हैं उसमें 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो हो गई उसकी आइडेंटिटी, यानी ईच इंडिविजुअल या ईच स्पीसीज की आइडेंटिटी रहती है उसका नॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर एंड इट इज वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरीज रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो नंबर रहेगा या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं कि हर स्पीसीज में वेरी रहता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? द स्टडी यानी इसका जो इंपॉर्टेंस है फॉर द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी and taxonomy। For the study of phylogeny and taxonomy number of chromosome are important। तो फाइलोजेनी क्या है एंड टैक्सोनॉमी क्या है ये देखते हैं। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है? इट इज द इवोल्यूशनरी स्टडी। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विद द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ क्या स्टडी है अमंग और लास्ट इन फ्रॉम दिस इवोल्यूशनरी स्टडीज। उनका जो इवोल्यूशन हुआ है या उनका जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, उनका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट से लेके नाउ टू द डेट टुडे आज के दिन तक उनका क्या इवोल्यूशन है, उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन सब का स्टडी अमंग द ऑल लिविंग ऑफ लाइफ। यानी इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका उनकी जो सेल बनी, फर्स्ट सेल जब बनी वहां से लेके आज के डेट तक क्या यानी इवोल्यूशन हुआ, उनका ही इवोल्यूशन नहीं, उनके साथ बनने वाले डिफरेंट प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अदर बैक्टीरिया या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका क्या रिलेशन है, ये सब का जो स्टडी रहता है दैट इज फाइलोजेनी। दूसरा है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जैसे अभी एक प्लांट है, मैंगो का प्लांट फॉर एग्जांपल लेते हैं तो मैंगो के प्लांट को मैग्निफेरा इंडिका, ये एक स्पीसीज है मैग्निफेरा इंडिका, इसका नाम मैग्निफेरा कैसे पड़ा, जीनस कैसा है, स्पीसीज कैसा है। ह्यूमन बीइंग का
जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज होमो सेपियन सेपियन। तो इसको होमो सेपियन सेपियन क्यों कहा गया, इसके एंसेस्टरल नेम कैसे, जैसे ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, निएंडरथैलमैन, देन रामा हैबिलिस वगैरह, तो होमो हैबिलिस। तो ये जो सारी नेमिंग है डिफरेंट इवोल्यूशनरी या एंसेस्टरल मैन की या टुडे होमो सेपियन सेपियन के इसमें, तो इसका जो नेमिंग है तो वो नेमिंग कैसे किया गया, नेमिंग किया गया उनके बेसिस के, उनके जो कैरेक्टर्स है उसके बेसिस पे। तो टैक्सोनॉमी में भी एक्चुअली वही किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर नेम है ना होना जरूरी है। देखो इस वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे एनिमल है, लेकिन उनका एक यूनिक नेचर है क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक नेम देना, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक नेम देना और उनको इस वर्ल्ड में प्रेजेंट रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें से क्लासिफाई करना किसमें, उनके सिमिलर ग्रुप और उनके सिमिलर कैरेक्टर रहने वाले ग्रुप में। तो इट इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमी, मीन्स इट इज द art or it is the technique or it is the process in which naming and classifying of organism on the basis of their similarities and differences in the different group। इनको उनके similarities और differences के हिसाब से different group में classify करना है, मतलब जो है that is phylogeny, इसको कहे जाएंगे phylogeny and taxonomy। तो phylogeny and taxonomy का most important use जो हो रहा है या जो होता है just because of the chromosome। देन नेक्स्ट इज द प्लॉइडी। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जब काउंट किया जाता है, जैसे अब मैंने अभी थोड़ी देर के बाद बोल रही हूँ कि पहले बोला है कि क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन के केस में 46 रहता है, माइस के केस में 40 रहता है। तो ये जो नंबर रहता है इसको कहा जाता है प्लॉइडी, इसके लिए एक टर्म है दैट इज प्लॉइडी। देखते हैं यहाँ पे सो व्हाट इज प्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब होता है दैट इज डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंगली अगर क्रोमोसोम नंबर रिपीटेशन होता है सो इट इज कॉल्ड एज द प्लॉइडी, उसको कहा जाएगा प्लॉइडी। तो प्लॉइडी जो रहता है इट इज मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इट इज मेनली ऑफ टू काइंड्स, इसके दो मेन पार्ट है, that is euploidy and aneuploidy। so euploidy मतलब क्या, euploidy मतलब it is the chromosome present in the cell is exactly multiple to the primary basic number। जो भी क्रोमोसोम नंबर सेल में प्रेजेंट रहेगा वो अगर प्राइमरी बेसिक नंबर से मल्टीप्लाई होता है देन इट इज कॉल्ड एज द यूप्लॉइडी, उसको कहा जाएगा यूप्लॉइडी। देन जैसे n, 2n, 3n, 4n, 5n, मतलब n जो होगा वो प्राइमरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम और यू अगर मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी सिंगल नंबर है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सिंगल है। सो दैट इज n, दो बेसिक नंबर है तो 2n, 3n, 4n, 5n। ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर प्राइमरी बेसिक नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको कहा जाएगा यूप्लॉइडी। इसके तीन मेन टाइप है दैट इज मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। देखते हैं मोनो, नाम से ही पता चलता है, मोनो यानी सिंगल, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स। One set of chromosome n is equals to 1 means it is monoploid, मतलब it is also called as the haploid। यहाँ पे diploidy दो, that is two set of chromosome। n into 2 मतलब 2n diploid। then 3 set of chromosome, 3 सेट अगर रहते हैं तो इट इज रहेगा 3n दैट इज ट्रिप्लॉइडी। अगर 4 सेट अगर रहता है, 5 सेट
सो 4n टेट्राप्लॉइड, 5n पेंटाप्लॉइड, मतलब पॉली, एक से ज्यादा जब प्लॉइडी रहेंगी, एक से ज्यादा अगर प्लॉइडी नंबर रहेगा देन इट इज कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइडी. दैट इज 3n ट्रिप्लॉइडी, 4n tetraploidy and 5n pentaploidy. It is about the euploidy. Now move towards the aneuploidy. Aneuploidy मतलब क्या होता है? टोटल जो बेसिक प्राइमरी क्रोमोसोम नंबर रहता है, सो आइदर एडिशन और डिलीशन इन प्राइमरी क्रोमोसोम नंबर. प्राइमरी क्रोमोसोम नंबर में अगर क्रोमोसोम नंबर का एडिशन होगा या डिलीशन होगा तो उसको कहा जाएगा एन्यूप्लॉइडी. ये एक जेनेटिकल डिफेक्ट कंडीशन रहेगी. नॉर्मल क्रोमोसोम ह्यूमन के केस में अगर कंसीडर करते हैं वो है 46, तो आइदर 45 या 44 होता है, या यहाँ पे 47 होता है या 48 होता है, तो उसको कहा जाएगा एन्यूप्लॉइडी, आइदर एडिशन और आइदर डिलीशन. तो उसके मेन दो टाइप है, दैट इज हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी. देखते हैं ये क्या है, नाम से ही पता चलता है. ये टर्म ध्यान में कैसे रखना है, नाम के बेसिस पे. हाइपो मतलब नंबर क्या होने वाला है, कम होने वाला है. हाइपर मतलब नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज. मीन्स द प्राइमरी बेसिक नंबर अगर कम हो रहा है, either 1 2 whatever it may be, then it is called as the hypoploidy. If there is the it is a state condition in which cell contain the chromosome number and that chromosome number is lower as compared to the primary basic chromosome number or as compared to the normal chromosome number, then it is called as the hypoploidy. And what is hyperploidy is if the chromosome number is increased as compared to the basic or primary, then it is called as the hyperploidy. तो प्राइमरी या बेसिक कहने की जगह यहाँ कह सकते हैं कि नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा उसके जगह पर अगर क्रोमोसोम नंबर कम होता है तो उसको कहा जाएगा हाइपोप्लॉइडी, और क्रोमोसोम नंबर अगर बढ़ता है देन इट इज कॉल्ड एज द हाइपोप्लॉइडी. तो हाइपोप्लॉइडी के दो टाइप है, दैट इज मोनोजोमी और नलिजोमी. अब ये मोनोजोमी एंड नलिजोमी क्या है, तो मोनोजोमी मतलब क्या होगा, दैट इज अब्सेंस ऑफ वन मेंबर ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर. क्रोमोसोम जो पेयर रहेंगी उससे वन मेंबर अगर मिसिंग रहेगा, ठीक, तो उसको कहा जाएगा मोनोजोमी. जैसे ह्यूमन बीइंग के, ये मैं मिटा देती हूँ, तो ह्यूमन बीइंग के केस में है 46, ठीक है, 2n रहता है ना, तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल सेट जो हैप्लॉइड रहता है 22 इंटू 2 दैट इज 46. ये हो गया ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर. अब मोनोजोमी के कंडीशन में क्या होगा, 2n-1 फॉर्मूला रहेगा, मतलब 46 - 1 दैट इज 45. यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा 45, दे यानी अब्सेंस ऑफ वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से मिसिंग रहेगा. नलिजोमी में क्या केस रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा 2n-1, मतलब डिलीशन ऑफ 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. दो क्रोमोसोम इसके केस में से क्या रहेंगे, डिलीट होंगे. तो 2n-1 46 - 2 दैट इज 44. ठीक, सो यहाँ पे हाइपोप्लॉइडी है, ऑब्वियसली नंबर कम होने वाला है. मोनोजोमी के केस में नाम से पता चलेगा 1, नलिजोमी के केस में 2. देन हाइपरप्लॉइडी के भी दो टाइप है, दैट इज ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी. ट्राइजोमी दैट इज नॉर्मल जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा ट्राई यानी 3, तो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर कितने रहते हैं, 2 पेयर में, सोमेटिक पेयर में, तो यहाँ पे एक नंबर ज्यादा रहेगा, मतलब फॉर्मूला ऐसा रहेगा 2n+1, एक क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा रहेगा. जैसे XX या XY, ह्यूमन बीइंग के केस में X एंड Y क्रोमोसोम रहते हैं ना, 6 क्रोमोसोम, तो XX इन केस ऑफ फीमेल एंड XY इन केस ऑफ द मेल, तो XXX, XXX, और XY है तो XXY और XYYY, मतलब एक क्रोमोसोम नंबर ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइजोमी कंडीशन. एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज नॉर्मल, मतलब नॉर्मल 2 के जगह पे 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पे टेट्राजोमी 2n+2, नॉर्मल 2 रहेंगे,
क्रोमोसोम, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम और ऐड हो रहे हैं, मतलब क्या होगा, इन प्लेस इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2 देयर आर द 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम की जगह और 2 क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया है 4, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइसोमी. ठीक, सो दिस इज अबाउट द प्लॉइडी, मीन्स द वॉट एवर द नंबर इन क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एज द प्लॉइडी. ठीक, तो प्लॉइडी इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज यूप्लॉइडी एंड एनुप्लॉइडी. यूप्लॉइडी इज अगेन of 3 kind, that is monoploidy, diploidy and polyploidy. Aneuploidy is 3 type, that is hypoploidy and hyperploidy. Then hypoploidy के भी 2 type, monosomy and nullisomy, and hyperploidy के that is trisomy and tetrasomy. Now move towards the structure of chromosome. Now this is the centromere. This is the sister chromatid. Now label it, that is matrix, centromere, and this is chromanimeta. Now about, अब देखते हैं इसका डिटेल में जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी, विच कंटेन द प्राइमरी क्रोमोसोम, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाला. This is the diagram. Now this is the structure of rough diagram. So this is the telomere. This is secondary construction 2. This is primary constriction. Secondary constriction 1. Then it is chromonimeta. Sad body और सैटेलाइट. सो और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर. क्रोमोसोम जो रहता है वो बेस्ट विजिबल जो होता है वो अंडर द माइक्रोस्कोप. सो देयर इज द सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोमियर आर सेपरेटेड, और इनसाइड द सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे प्रेजेंट रहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, एंड इन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रोमैनोमेटा रहेगा जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रेजेंट रहता है डीएनए.
भी देखा है अपन ने, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमोनीमेटा, देन सेट बॉडी। तो नाउ मूव टुवर्ड्स द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो रहता है इसमें डिस्क शेप लाइक बॉडी रहती है जिसको कहा जाता है काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर रहता है ना, यहाँ से स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइज होते हैं और स्पिंडल फाइबर के ऑर्गेनाइज या स्पिंडल फाइबर के अकॉर्डिंगली ये जो सिस्टर क्रोमैटिड जो रहते हैं वो सेल डिवीजन में ऑर्गेनाइज होते हैं और जिनके बेसिस पे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यानी ओवरऑल सेल डिवीजन अकर होता है। देन इसके बिहाइंड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज यूजफुल फॉर द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है यानी न्यूक्लियोलस बनाने के लिए। देन इसके बाद रहता है सेट बॉडी। तो ये जो सेट बॉडी जो रहता है इट इज अटैच टू द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और ये किसी भी बहुत कम क्रोमोसोम में पाई जाती है। देन ये जो ईच क्रोमैटिड जो बना है इट इज अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ क्रोमैटिमेटा जिसमें डीएनए रहता है जो कि ट्विस्टेड हेलिकल कॉइलिंग रहता है एंड विच कैरी द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। देन क्रोमैटिड जो है इट इज कंटेन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड विच एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑन क्रोमोसोम। देन देयर इज अ टिप ऑफ क्रोमोसोम। ये जो टिप ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है इट इज कॉल्ड एज द टीलोमर। ये क्या रोल करता है, जब सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन के दौरान अगर पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो दोनों सेपरेट होंगे, उसमें से एक और पेरेंट यानी एक ऑफस्प्रिंग में जाएगा, एक दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाएगा अगर रेप्लिकेशन होता है तो अगर या डिवीजन होता है तो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन टिप ऑफ क्रोमोसोम क्या करेगा कि ये जो सेपरेशन है वो पॉसिबल होने देगा यानी क्रोमोसोम को सेपरेट कराएगा। अगर दो क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट हुए ही नहीं और दोनों के दोनों सिमिलर में चले गए तो अपन ने इसके पहले देखी है कंडीशन हाइपरप्लॉइडी में, ठीक, ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी में, जहां पे अगर एक से ज्यादा क्रोमोसोम यानी दो से ज्यादा, तीन जाते हैं, चार जाते हैं तो क्या होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर कैरी होता है। तो टीलोमर का यह काम है, इट प्रिवेंट द क्रोमोसोम की जो बाइंडिंग रहेगा या क्रोमोसोम की जो ज्वाइनिंग है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है टीलोमर। इट प्रिवेंट द बाइंडिंग और कॉइलिंग ऑफ द टू क्रोमोसोम। देन इट इज ओवरऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देन देखते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम। टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है, ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे चार टाइप बनते हैं, दैट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। होता क्या है, जब ये सेंट्रोमियर यानी मिडल में है और जिसके अकॉर्डिंगली टू सिस्टर क्रोमैटिड और टू आर्म इक्वल लेंथ पे अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उसको कहा जाता है मेटासेंट्रिक। मतलब सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड two sister chromatid just away from the same distance and it is appear the V shape in anaphase। ये कैसे V shape होता है दिखाती हूँ एक बार, ये आएगा V shape। देन सब मेटासेंट्रिक मतलब सब सेंट्रोमियर इज जस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर यानी सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रहेगा जिसके कारण एक आर्म लॉन्ग रहेगा, एक आर्म शॉर्ट रहेगा। तीसरा टाइप है एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे सम डिस्टेंस फार अवे, ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रहेगा सेंटर से जिसके कारण वन आर्म इज टू लॉन्ग एंड वन आर्म इज टू शॉर्ट। एक आर्म बहुत ज्यादा लॉन्ग रहेगा, एक आर्म बहुत ज्यादा शॉर्ट रहेगा। टीलोसेंट्रिक में ये जो रहेगा इट इज अपीयर द एल शेप, ये मेटाफेज में एल शेप रहेगा, इट इज अपीयर एनाफेज में ये एल शेप रहेगा, इट इज वी शेप। ये एक्रोसेंट्रिक जो है इट इज जे शेप रहेगा, यहाँ पे एक आर्म जो रहेगा वो टू लॉन्ग रहेगा, इट इज एंड वन आर्म इज टू शॉर्ट। टीलोसेंट्रिक के केस में अब तीनों कंडीशन में देख रहे हैं अपन दो दो आर्म है, लेकिन टीलोसेंट्रिक के केस में सिर्फ एक आर्म रहता है एंड टिप पोजीशन पे, टीलोमरिक पोजीशन पे प्रेजेंट है या क्रोमोसोम का जो टिप रहता है दैट इज टीलोमर, उस पोजीशन पे प्रेजेंट होने के कारण इसका नाम पड़ा है टीलोसेंट्रिक। सो इट कंटेन्स ओनली वन आर्म, ओनली वन आर्म प्रेजेंट रहता है एंड इट इज द आई शेप और रॉड शेप, ठीक। सो इट इज कॉल्ड एज द टीलोसेंट्रिक, वेयर इज द सेंट्रोमियर इज जस्ट पोजीशन एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम, टिप ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा। नाउ इसका जो सेकेंड टाइप है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, वो देखते हैं अभी।
So what is sex chromosome? That is X and Y. The chromosome which is responsible for the determination of sex, जो क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन के काम में आते हैं उनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम. ह्यूमन बींग के केस में एक्स एंड वाई ये जो है सेक्स क्रोमोजोम है. इसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है. सेंट्रोमियर के बाद ये जो दो अनसिमिलर पार्ट जो दिख रहे हैं दोनों भी क्रोमोजोम के, इनको कहा जाता है नॉन होमोलोगस रीजन. दिस इज द नॉन होमोलोगस रीजन. और ये जो दो सिमिलर पार्ट है इट इज कॉल्ड एज द होमोलोगस पार्ट. ठीक, दिस इज अबाउट द एक्स एंड वाई. सेंट्रोमियर, नॉन होमोलोगस रीजन, होमोलोगस रीजन. अब ये जो एक्स एंड वाई क्रोमोजोम है तो देखा जाता है स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्स क्रोमोजोम जो है वो लॉन्ग है, स्ट्रेट है एंड इट इज जस्ट लार्ज देन द वाई क्रोमोजोम. वाई क्रोमोजोम एज कंपेयर टू एक्स जो है वो शॉर्ट है. देन बोथ एक्स क्रोमोजोम कंटेन हाई यूक्रोमैटिन एंड लेस हेटेरोक्रोमैटिन. Y contain high heterochromatin and less euchromatin. अब ये यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? अपन ने इसके पहले देखा है कि डीएनए पैकेजिंग के दौरान या क्रोमोसोम बनाने में तीन चीजें लगती है, दैट इज डीएनए, हिस्टोन एंड एनएससी. तो एनएससी दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इट इज द एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन रहता है. क्या होता है डीएनए पैकेजिंग के टाइप में डीएनए का जो डायमीटर रहता है या डीएनए की जो लेंथ रहती है दैट इज 2.2 मीटर और न्यूक्लियस का जो टिपिकल न्यूक्लियस का साइज रहेगा 10⁻⁻⁶ मीटर. तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर डीएनए जाएगा कैसे? तो डीएनए जो कि निगेटिवली चार्ज रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के अलॉन्ग में कॉइल होता है, सुपर कॉइल होता है. और कॉइलिंग होने के दौरान इन दोनों के अलावा यहाँ पे और एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन रहता है दैट इज एनएससी, दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. इसके दो टाइप रहते हैं दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन. तो यूक्रोमैटिन जो रहता है वो लूजली बाउंड मॉलिक्यूल रहता है जिसमें मोर ज्यादा डीएनए प्रेजेंट रहता है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. हेटेरोक्रोमैटिन के केस में ये टाइटली बाउंड रहेगा और टाइटली बाउंड रहने के कारण ये इसमें लेस डीएनए रहता है और इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. सो वाई के केस में एक्स के केस में यूक्रोमैटिन ज्यादा है और हेटेरोक्रोमैटिन कम है. वाई के केस में हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा है और यूक्रोमैटिन लेस है. एक्स के केस में यूक्रोमैटिन ज्यादा है और हेटेरोक्रोमैटिन कम है. वाई के केस में हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा है, यूक्रोमैटिन कम होने के कारण एक्स जो रहता है ज्यादा एक्टिव रहता है. और एक्स के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वाई क्रोमोसोम जो रहता है दैट इज लेस एक्टिव. दे बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम कंटेन द होमोलोगस रीजन. और जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जब होता है यानी कैरेक्टर जब चेंज किए जाते हैं या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द होमोलोगस रीजन. ये होमोलोगस रीजन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं. देन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम कंटेन द नॉन होमोलोगस रीजन. यहाँ पे जीन प्रेजेंट रहते हैं लाइक मोर डीएनए. तो एक्स क्रोमोसोम पे ज्यादा रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम में जगह ज्यादा है तो इसमें ज्यादा डीएनए ज्यादा जीन प्रेजेंट रहेगा. देन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ पार्ट यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट रहते हैं एक्स क्रोमोसोम में इनको कहा जाता है एक्स लिंक जीन. देन वाई क्रोमोसोम के पोजीशन पे जो जीन प्रेजेंट रहेंगे इनको कहा जाएगा वाई लिंक जीन. So X-linked gene are more as compared to the Y-linked gene, both present on the non-homologous region of the X chromosome and Y chromosome respectively. ठीक? So X-linked gene are present on the non-homologous region of the X chromosome, Y-linked gene present on the non-homologous region of the Y chromosome. Now this is about the sex chromosome, that is X and Y in case of human and other mammals which is responsible for the sex determination. Now अब देखते हैं last topic, that is function of chromosome. Now
लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। नाउ फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहले देख रहे हैं कि क्रोमोसोम कंटेन द डीएनए, मीन्स सबसे ज्यादा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस कैरेक्टर। So it contains DNA, gene, means it is the carry the genetic material from generation to generation for the continuation of species on the earth or continuation of life on the earth, जिसके कारण इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर हो सकता है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है, बहुत सारे जीन जा रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए या कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मेंटेन करने के लिए क्रोमोसोम काम कर रहा है। देन सेकंड जो है तो इट रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेशन होने के कारण इसके दो इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन ये मैनेज हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपरली रेगुलेशन हो रहा है, जिसके कारण प्रॉपरली सेल डिवीजन हो रहा है अमंग द माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसके कारण सेल ग्रोथ भी प्रॉपरली हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर सेल डिवीजन के दौरान अगर सेल ग्रोथ का नंबर अगर चला जाता है, वो अगर म्यूटेंट कंडीशन में आता है, तो ट्यूमरिक कंडीशन या कैंसरियस कंडीशन, कैंसर कंडीशन आ सकती है। सो ये सारी चीजें मेंटेन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम। सो प्रोटीन सिंथेसिस मेंटेन होगा, जिसके कारण सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ मेंटेन होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्रोमोसोम रहता है ये सिक्रीट करता है डिफरेंट एंजाइम्स। ये डिफरेंट एंजाइम सिक्रेट होने के कारण इट विल मैनेज द और इट विल कंट्रोल ऑन द सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक, सो डिफरेंट एंजाइम सिक्रेट करने के कारण ये सेल मेटाबॉलिज्म को, सेल में होने वाली मेटाबॉलिज्म मतलब बहुत काइंड्स ऑफ द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, सेल में होने वाली हर प्रकार की एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन को मेंटेन करेगा by secreting this enzyme। and the most important thing जो है, क्रोमोसोम जो रहता है सेल्फ रेप्लिकेशन करता है या ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन करता है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन के कारण यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर जा रहे हैं, एंड जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर जा रहे हैं मतलब फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग character are passed and this is responsible for the continuation of life on the earth। लाइफ में जितने भी जीव जंतु प्रेजेंट है that is just because of the chromosome, क्योंकि autonomously replication है, self replication है, and character are transfer हो रहा है। So this is about the structure overall about the chromosome, that is what is chromosomes, number of chromosome, structure of chromosome, type of chromosome and function of chromosome। next video में देखेंगे linkage and crossing over, देन जेनेटिकल डिसऑर्डर की क्रोमोसोम अगर नंबर नॉर्मल नंबर क्रोमोसोम से अगर ज्यादा जाता है या कम जाता है तो कौन से डिसीज होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए।